गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। दादा साहब फाल्के की जीवनी के बारे में तो आप सबको मालूम होगा कि दादा साहब फाल्के जब जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट से लिथोग्राफी प्रिंटिंग का ट्रेनिंग लेके आए, उसके बाद उन्होंने बड़ौदा से फोटोग्राफी सीखा। मेरे पैटर्नर अंकल बॉम्बे में उनके सहयोगी थे प्रिंटिंग प्रेस में। जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाने का सोचा तो वो भी उनके साथ नासिक आ गए। मेरे फूफा पुरुषोत्तम वैद्य दादा साहब फाल्के के सहयोगी थे। राजा हरिश्चंद्र के समय में वो एज ए मेकअप मैन, ड्रेस मैन, कैमरा मैन और आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने उनके साथ काम किया। 1944 में उनकी डेथ के बाद वो इंदौर चले आए और वहाँ पे उन्होंने भी अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया। मेरी माँ की मृत्यु के समय 1953 में पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई जब वो कोटा आए थे। गर्मियों के दिन थे, रात को छत के ऊपर सब लाइन में बिस्तर लगा दिया करते थे और वहीं पे उन्होंने हमें ये कहानी सुनाई। रात को सोते समय हम कहानियाँ सुनते रहते थे और जब वो कहानी सुना रहे थे तो एक दिन जोश में आके मैंने भी उनको कह दिया कि बड़ा हो के मैं भी फोटोग्राफर बनूंगा। 1961 में हमने कोटा में एक फ़ोटो स्टूडियो खोला। मेरे गुरु, मेरे पार्टनर प्रताप सिंह चौड़े के साथ, और उनके साथ रहकर मेरा जोश और भी बढ़ गया कि मैं भी सिनेमाटोग्राफी सीखना चाहता हूँ। तो 2 साल तक मैंने एसजे पॉलिटेक्निक बेंगलोर में अप्लाई किया, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिला। फिर जैसे ही फिल्म इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट हुआ तो 61 में मैं सीधा पूना जाके ऑफिस में जाके साइक्लोस्टाइल फॉर्म भरा और वापस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। उस दिन बड़ी भयानक बारिश शुरू हो गई। सामने के होटल में मैंने खाना खाया और भीगते भीगते मैं स्टेशन पे पहुंचा और 3 बजे की ट्रेन पकड़ के मैं बम्बई के लिए रवाना हो गया। रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं बम्बई पहुंचा। बारिश की वजह से ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी। तो जब मैं घर गया तो खाना खा के सो गया। दूसरे दिन सुबह मेरे मामा ने मुझे उठाया और बताया कि रात को तो 5-6 डैम टूट गया। 12 जुलाई की बात है ये, और पूना शहर पूरा पानी में डूब गया। तो मैं घबराया और मैं फौरन भाग के कोटा आ गया। कोटा आने पे मालूम पड़ा कि मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा तो अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मुझे साइकिल चलाना मना कर दिया, कोई सामान उठाने के लिए मना कर दिया। तो पहले ही बैच में मेरा एडमिशन हो जाने के बावजूद मुझे घर वालों ने जाने नहीं दिया। तो मैं फिर से अपने स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया और 2 साल तक हमारा स्टूडियो राजस्थान का सबसे मशहूर स्टूडियो बन गया था। फिर मैंने हिम्मत करके 1963 में दोबारा अप्लाई किया। तो उस समय तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिस्टम चालू हो गया था। तो मैं हरकोट बटलर में स्कूल में जाके मैंने अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया दिल्ली में। एग्ज़ाम देने के बाद फिर मुझे इंटरव्यू का बुलावा आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं पुणे जाऊंगा, लेकिन मेरे घर वाले बहुत नाराज़ हुए
बोले तुम्हारा स्टूडियो इतना अच्छा चल रहा है तो तुम्हें पुणे जाने की जरूरत क्या है। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे तो सिनेमाटोग्राफी सीखना है। तो मैंने अपने स्टूडियो से एक रोलिकॉर्ड कैमरा लिया और हमारे पार्टनर प्रताप सिंह चौरिया से 350 रुपये लिए और टिकट कटा के मैं सीधा पुणे आ गया। जब मैं पुणे के लिए रवाना हुआ तो घर वालों ने बोला कि तुम जा तो रहे हो लेकिन हमसे कुछ आशा मत रखना। और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध पुणे चला आया। पुणे आके जब इंटरव्यू के लिए मैं पहली बार प्रिंसिपल ऑफिस में घुसा तो वहाँ पर आर.डी. महतो साहब, M.N. मल्होत्रा, गजानन जागीरदार, मुशीर अहमद साहब और गोपाल साहब सिनेमाटोग्राफी के जो हेड थे वो बैठे हुए थे और सब नीचे फाइलों में कुछ देख रहे थे। तो जैसे मैं एंटर हुआ तो मुस्कुराते हुए मुरारी साहब ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा प्लीज़ कम इन, हैव ए सीट। तो उनका मुस्कुराता चेहरा देख के मुझे बड़ी हिम्मत हो गई। और जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मुझे कहा कि शाम को लिस्ट लगाई जाएगी, किस किस का एडमिशन हुआ है तो आप शाम को देख लीजिए। जब मैंने शाम को बोर्ड पे देखा तो लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम था। दूसरे दिन मैंने 50 रुपये डिपॉजिट और 25 रुपये एक महीने की फ़ीस भरी और मैं पुणे से वापस बॉम्बे आ गया। फिर 1 अगस्त से शायद हमारी क्लासें शुरू होने वाली थी, सेशन नया। बॉम्बे से मैं अपने मामा से 100 रुपये लेके और फिर पुणे आ गया। जब मैं पुणे पहुंचा तो वहाँ पे न तो कैंटीन था न ही कोई हॉस्टल था। तो सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए यही थी कि मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊँगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट थे देश पांडे शायद, उनका नाम था साउंड के। तो उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई जो है यहाँ भंडारकर इंस्टीट्यूट के पास में एक गवर्नमेंट हॉस्टल है, उसके वार्डन है। तो बोले मैं तुमको वहाँ पे जगह दिला सकता हूँ। तो 120 रुपये साल में हमें वहाँ हॉस्टल में जगह मिल गई। मेरे साथ और भी दूसरे लोगों को वहाँ पे जगह मिली, जिसमें मोहन सिंह कविया, मूर्ति, मनी कौल और असरानी भी मेरे साथ थे। 3 महीने की पढ़ाई पहली टर्म जब ख़त्म हुई तो मैं WT बम्बई आ गया। जब दूसरी टर्म शुरू होने वाली थी तो फिर मैंने अपने मामा से कुछ पैसे लिए और पुणे आ गया। पुणे आने के बाद मेरे साथ सिचुएशन ऐसी थी कि खाने पीने के पैसे नहीं थे। तो मेरे मित्र लोग हर हफ्ते कोई 5 रुपया 10 रुपया मनी ऑर्डर भेजा करते थे। तो इस तरीके से मेरा खाने पीने का गुजारा तो हो गया, लेकिन फीस देने के मेरे पास पैसे नहीं थे और 3 महीने तक मैंने फीस नहीं दी। तो मुरारी साहब ने मुझे बुलाया। आके जब मैं उनके ऑफिस में घुसा तो वो तो सीरियसली उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने 3 महीने की फीस नहीं दी। तो मैं तो वैसे ही डरा हुआ था। मैंने सोच लिया कि शायद मुझे निकाल देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकाल देंगे तो अपना स्टूडियो तो है ही, आई विल गो बैक। तो मैं एकदम निडर होके उनसे बात करता रहा। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे फादर की इनकम इतनी है और तुमने अपने रिकॉर्ड में इधर लिखा है कि तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे मामा हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाऊंगा तो रात हो जाएगी।
तो मुरारी साहब ने मुझे थोड़ा सा डांटते हुए बोला कि हम तुम्हारे बाप को चिट्ठी लिखेंगे। तो मैंने भी कह दिया कि मेरा बाप मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देता तो आपकी चिट्ठी का जवाब कहाँ से देंगे। तो उन्होंने मुझे एक शार्प लुक दिया और बोला यू कैन गो। मैंने सोचा शायद तो मुझे निकाल ही देंगे, लेकिन शाम को नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम लिखा था, मेरे नाम से एक लेटर लिखा हुआ था। तो हमारे सहयोगी सुरेश कथुरिया जो साउंड रिकॉर्डिंग में भर्ती हुए थे, उन्होंने मुझे खबर किया कि दुबे तुम्हारे नाम का नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा है। जब मैंने जाके पढ़ा तो मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुरारी साहब ने मेरी पूरे साल की फ़ीस माफ़ कर दी। मुझे पता नहीं मुरारी साहब के मन में क्या आया, लेकिन मुरारी साहब ने मेरे लिए एक पुअर बॉयज़ फंड बनाया और उससे मेरे पूरे साल की फ़ीस माफ़ कर दी। उस साल मैं सबसे पहला नंबर पास हुआ था। तो जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी दे दी 75 रुपीज़। और मुझे अभी ये बोल के हर्ष होता है कि मैंने 3 साल की पढ़ाई वहाँ पे सिर्फ 400 रुपये में पूरी की। 1966 में 24 अप्रैल को मेरा फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं पूना से मुंबई आ गया। मेरे मामा ने 7 मई को मेरी शादी भी करवा दिया। बहुत मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले काम मिल जाने दीजिए फिर करिए। तो बोले तुमको क्या लेना देना, शादी तो हम करेंगे, तुमको क्या है। तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। तो उनको तो बहू मिल गई और मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। तो मैं कभी फिल्मिस्तान स्टूडियो में, तो कभी श्री साउंड स्टूडियो में, या कभी रूपतारा स्टूडियो में, रंजीत स्टूडियो में, राजकमल स्टूडियो में, कारदार स्टूडियो में, महबूब स्टूडियो में, जगह जगह चक्कर लगाता रहा। तो रंजीत स्टूडियो में जब मैं गया, फिर सोचा पली मिस्त्री से मुलाकात करूँगा, लेकिन मालूम पड़ा कि वो तो देवानंद की शूटिंग कर लिए पेरिस चले गए। महबूब स्टूडियो में गया मैं अर्जुन ईरानी साहब से मिलने, तो मालूम पड़ा कि वो आदमी की शूटिंग करने मद्रास गए हुए हैं। चंद्रकांत पांड्या, रजनीकांत पांड्या जो हमें इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप करने आते थे, तो मैं श्री साउंड स्टूडियो में उनके पास चला गया। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मिल के मुझसे बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला कि यू आर ए ग्रेजुएट फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट, so I will give you admission in Western India Cinematographer Association as an associate member। और उन्होंने मुझे एसोसिएशन का मेंबर बना लिया। मेरे नाम तुरंत एक कार्ड इशू हो गया, दैट बिकम अवर आइडेंटिटी कार्ड। तो उस कार्ड को लेके हम अब किसी भी स्टूडियो में जा सकते थे। तो उन दिनों आर के स्टूडियो में मेरे सीनियर गुरचरण सिंह भाटिया जो है अलाउद्दीन खान साहब के साथ असिस्टेंट थे। तो उनसे मिलने के बहाने कार्ड दिखा के मैं अंदर चला गया। जब मैं भाटिया से मिला तो इत्तेफाक से राजू साहब भी वहाँ थे, तो उन्होंने मुझे राजू साहब से मिला दिया। मैंने राजू साहब से रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो राजू साहब तो बहुत सिंपल आदमी थे, तो मुझे कहा कि मुझे तो राज साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो तुम नेक्स्ट वीक आओ। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीक गया तो उनका फिर वही जवाब था, अभी बात नहीं हुई मेरी, यू कम नेक्स्ट वीक। फिर दूसरे वीक गया, फिर वही जवाब था उनका। 2 महीना चक्कर लगाते लगाते एक दिन अचानक
मैं साइन स्टेशन से उतर के बस डिपो के पीछे उनका घर था, तो मैं उनके घर चला गया। तो मुझे देख के वो उनको लगा कि यहाँ घर पे कैसे आ गया मैं। तो उन्होंने बोला यहाँ क्यों आए, तुम्हें स्टूडियो आना था। तो क्योंकि वो तैयार हो रहे थे स्टूडियो जाने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप भी तो स्टूडियो जा रहे हैं, आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बोला ठीक है। तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। अब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर मन में आया कि मैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल तो कर ही सकता हूँ। तो मैंने चुपके से उनको बोला कि मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में 3 साल की पढ़ाई इसीलिए किया था कि काम करूँगा तो मैं राधू कर्माकर साहब के साथ ही काम करूँगा और किसी कैमरामैन के साथ काम नहीं करूँगा। तो उनको थोड़ा सा सोचने लगे, बोले अगर तुम मेरे साथ काम नहीं मिला तो फिर। मैंने बोला कि मैं वापस चला जाऊँगा स्टूडियो हमारे कोटा में। तो उन्होंने कहा कि तो फिर तुम्हारी 3 साल की पढ़ाई ऐसे ही वेस्ट हो गई। बोला क्या करना है, लेकिन मैंने तो सोचा कि काम करूँगा तो आप ही के साथ करूँगा। इतनी सब बात करते करते स्टूडियो आ गया। स्टूडियो में उतर के वो अपने ऑफिस में कैमरा डिपार्टमेंट में गए और मैं उनके पीछे पीछे चला गया। तो वो अपनी कुर्सी पे बैठते बैठते उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला यू कैन कम फ्रॉम टुमारो। तो 1 अगस्त से मैं RK स्टूडियो जाने लगा। तो RK स्टूडियो में 1 नंबर और 2 नंबर फ्लोर पे एक बहुत ही बड़ा सेट लगा हुआ था और फिल्म शुरू ही हुई थी। एक आउटडोर सीन जो है उन्होंने पद्मिनी के साथ शूट किया था और वो पहला ही गाना पद्मिनी के साथ वहाँ पे शूट होने वाला था। बहुत ही बढ़िया गाना था, बहुत ही विशाल सेट लगा हुआ था। और वहाँ पे जब गाना पहले सुनाया गया तो वो गाना था मोरे अंग लग जा बालमा, और दूसरे दिन से फिर हम शूटिंग में बिजी हो गए। लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि स्टूडियो में कोई भी उनका असिस्टेंट मुझे कैमरे के पास नहीं खड़े रहने देता था। इवन लाइटमैन जो है वो लाइट को हाथ नहीं लगाने देता था। तो मैं करूं तो क्या। तो मैंने राजू साहब से बोला कि भाई मुझे कुछ काम बताइए। तो ही सेड तुम ऐसा करो, कैमरे की कंटिन्यूटी शीट लिखो। मैंने पहली बार देखा सुना कि कैमरे की कंटिन्यूटी शीट क्या होती है। तो बोले हमारी कैमरे की कंटिन्यूटी शीट आती है, उसमें आपको लिखना है कैमरा कितनी हाइट पे लगाया है, कौन सा लेंस लगाया है, क्या एपर्चर लगाया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यही करते। तो मैं हर शॉट में उन्होंने कौन सा लेंस लगाया, कितनी हाइट पे कैमरा लगाया, टॉली शॉट है या क्या है, क्लोजअप है, मीडियम शॉट है, वो सब मैं ऑब्जर्व करके बस वहीं से मेरी यात्रा शुरू हो गई। कंटिन्यूटी शीट में लिखता रहा। तो ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक कैमरा डिपार्टमेंट से हमारे सहयोगी जो है वो कैमरा लेके आए। उन्होंने कैमरा स्टैंड पर मतलब ट्राइपॉड पटले पर लगाया। राजू साहब ने जो भोसले थे, सकाराम भोसले जो उनके फोकस पुलर थे, उनको बोला कि तुम 32 का लेंस लगाओ। तो जैसे ही भोसले ने 32 का लेंस लगाया, राजू साहब ने कैमरे से देखा तो बोला फोकस करो। तो फोकस किया तो बोला मैं रख दिया फोकस। राजू साहब बोले इसमें तो फोकस ही नहीं दिख रहा है, 40 का लेंस लगाओ। तो 40 का लेंस लगाया, वो भी आउट फोकस दिख रहा है। 75 लगाओ, 75 भी आउट लगा है। तो जो भी लेंस लगाते थे सबसे आउट फोकस दिखता था। तो
तो उन्होंने भोंसले को डांटा कि क्या तुम सामान को संभाल के नहीं रखते, लेंस खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन तब तक मेरे दिमाग में बात समझ में आ गई थी कि क्या लफड़ा हुआ है। BNC कैमरा जब फिल्म इंस्टीट्यूट में आया था, उसी समय RK स्टूडियो में कैमरा आया था, संगम के समय में। और जब इंस्टीट्यूट में कैमरा आया था तो उसको मैंने ही पहली बार असेंबल किया था। तो BNC कैमरा हमने यूज़ भी किया था, तो उसका सब अंदर बाहर सब मुझे मालूम था। तो मैंने राजू साहब से रिक्वेस्ट किया कि कैन आई हैव ए लुक थ्रू द कैमरा। तो उन्होंने मेरी तरफ लुक दिया, बोले तुम क्या करोगे, मेरे पास एक बार देख लेने दीजिए। तो जब मैंने देखा तो जो कैमरे के व्यू फाइंडर में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो कहीं बीच में अटका हुआ था। तो मैंने BNC कैमरे में पीछे का लीवर दबा के उसको लेंस को अपनी पोजीशन पे कर दिया, तो सब दिखने लग गया बराबर। और मैंने उनको बोला कि अभी ठीक हो गया कैमरा। तो बोला क्या किया तुमने? मैंने बोला कुछ नहीं किया। नहीं बताओ हमको क्या किया। मैंने बोला जी ये इसमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास था वो इन बिटवीन कहीं अटका हुआ था, तो मैंने ये लीवर दबा के उसको पोजीशन पे कर दिया। तो उस दिन के बाद ये हुआ कि लोगों ने मुझे कैमरे के पास पटकने दिया। बोले मेरी भी जीवनी दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है, और वही एक कारण था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करके मेरा नाम जोकर कंप्लीट होने के बाद मुरारी साहब ने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट की एक फीचर फिल्म करने के लिए बुलाया, जिसको महेश कौल साहब ने डायरेक्ट किया था, और फिल्म का नाम था राखी राखी। जो 1969 के बेच के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे, पेंटल, सुरेश चटवाल, राधा सलूजा, ये सब थे, तो उनके साथ वो फीचर फिल्म मैंने शूट किया। उस समय जया माधुरी, डेनी डेंगजप्पा, अनिल धवन, उसकी वाइफ रश्मि वो फर्स्ट ईयर में थे, और फाइनल ईयर के सिनेमाटोग्राफी के स्टूडेंट जो थे वरुण, वीर, वो बारी बारी से आके मुझे असिस्ट करते थे। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी आते थे, जायसवाल, अजय प्रभाकर, तो कोई फोकस करता था, कोई राइटिंग में मेरी मदद करता था। आखिर की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जब नई फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, कल आज और कल, जिसे डब्बू डायरेक्ट करने वाले थे रणधीर कपूर, तो रणधीर कपूर said शरद कर्वे will do the photography, and जब शरद कर्वे से मेरी बात हुई तो बोले कि मैं तो सर अब तक लाइटिंग ही करता आया हूँ, तो यू विल बी माई ऑपरेटिव कैमरामैन। तो मैंने राज साहब के पास जाके एप्लीकेशन दिया एक, मैंने बोला कि अभी ये कल आज और कल शुरू होने वाली है, तो मुझे ऑपरेटिव कैमरामैन का चांस मिलना चाहिए। BNC कैमरे से मैंने ऑलरेडी एक फीचर फिल्म शूट की है महेश कौल साहब के साथ, तो राज साहब ने मुझे परमिशन दे दी, एंड आई बिकेम द ऑपरेटिव कैमरामैन। मेरी सैलरी 250 रुपये से बढ़ के 350 रुपया हो गई। कल आज और कल खत्म होने के बाद जब बॉबी शुरू हुई तो उसका स्क्रीन टेस्ट होना शुरू हो गया, तो बहुत सारे स्क्रीन टेस्ट किए गए। उसमें जब डिम्पल कपाड़िया आई तो उनका भी हमने स्क्रीन टेस्ट किया। फिर बॉबी शुरू हो गई। बॉबी शुरू हो गई तो ऑलमोस्ट पिक्चर कंप्लीट होने वाली थी, तो मुझे किशोर साहू के साथ, वेटरन डायरेक्टर थे किशोर साहब, उनके साथ एक फिल्म करने को मिली।
प्रवीण बाबी की पहली फिल्म थी वो धुएं की लकीर, जिसमें दादा मोनी की बेटी प्रीति गांगुली भी थी। और यहाँ से मेरा इंडिपेंडेंट कैमरामैन का सफ़र शुरू हो गया। मैंने बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में 45 साल से ज़्यादा काम किया। 200 से ज़्यादा फिल्मों में मैंने डिफरेंट रोल अदा किए। कहीं फोकस पुलर था, तो कहीं मैगजीन लोडर था, तो कहीं ट्रॉली धकाता था। लेकिन 72 में जब मुझे फिल्म मिल गई, देन आई बिकम एन इंडिपेंडेंट कैमरामैन। फिल्म इंस्टीट्यूट का एनुअल एक ट्रेड शो हुआ करता था नोवेल्टी सिनेमा में। तो वहाँ पे जब मेरी फिल्म राखी राखी दिखाई गई, तो इंस्टीट्यूट के बाकी लोग के महाजन, सुदर्शन नाग, हम लोग सब मिले। तो नाग ने मेरी फिल्म देख के बोला, अरे दुबे तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं भी कैमरामैन बन गया हूँ, तुम आओ मेरी फिल्म देखो। मैंने चेतना फिल्म शूट की है, और उन्हीं दिनों में महाजन को भी फिल्म मिल गई थी मृणालदा के साथ भोन शोम। तो ये एक संयोग था कि एक ही महीने में हम 3 लोगों को फिल्म करने को मिल गई। जब मैं सुदर्शन नाग की फिल्म देखने रेमनो लेवर्ट में गया, तो मुझे देख के ताज्जुब हुआ। मैंने कहा उन्होंने फ्रेमिंग बड़ा गड़बड़ किया हुआ, सिर काटे हुए। तो मैं उनको बोला, भाई ये क्या किया तुमने यार ये फ्रेम में? तो वो मुस्कुराते बोले, यार साला कैमरे के अंदर वो पता नहीं क्या क्या स्क्वायर बने होते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने तो कर दिया। तो मैंने कहा आजकल सिनेमास्कोप का ज़माना है, इसलिए उसमें ऊपर से स्पेस रखना पड़ता है, ताकि जब पर्दे पिक्चर दिखे तो सिर नहीं कटेगा। तो हमारी तो दोस्ती पहले से थी इंस्टीट्यूट के ज़माने से। तो ही ऑफर्ड दैट यू कम विद मी, विल वर्क टुगेदर। तो फिल्म इंडस्ट्री में जैसे शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारे की एक जोड़ी थी वीडियो डायरेक्टर की, तो वैसे ही सुदर्शन नाग और एस.एन. दुबे की एक जोड़ी बन गई। फिल्म इंस्टीट्यूट से आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन हो गया। न्यू वेव सिनेमा का ज़माना था। तो स्टूडियो के बंधन से सब आर्टिस्ट छूट गए, क्योंकि उस ज़माने में सब आर्टिस्ट टेक्नीशियन स्टूडियो की सैलरी पे काम करते थे। तो जब ये बंधन टूट गया, फिल्म इंस्टीट्यूट के आए लड़कों ने अच्छा काम करना किया, तो उनको अच्छा रोल मिल गया। जया बच्चन को गुड्डी में रोल मिल गया। तो उसकी वजह से हम लोगों का काफ़ी डिमांड हो गई। तो एक साथ जो है, अगर शत्रुघ्न सिन्हा 4-5 पिक्चर में काम कर रहा है, संजीव कुमार 8-10 पिक्चर में काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र 5-7 पिक्चर में काम कर रहे हैं, तो किस्मत की बात थी कि बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जिनमें वो हमारे साथ, मतलब उनकी फिल्में भी नहीं करता, हम करते थे। तो उस समय वो लोग 2 घंटा इधर आके काम करते थे, फिर जाते थे दूसरे स्टूडियो में दूसरी जगह 2 घंटा शूटिंग करते थे। तो कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता था कि ये फिल्म की शूटिंग 2 घंटा उन्होंने किया, और जब दूसरी फिल्म की शूटिंग करने जा रहे थे तो वो फिल्म भी हमारी थी। तो ये होता था कि चलो दुबे साथ में चलते हैं, जो उनके साथ हो जाया करते थे। और इस तरह जो है 1984 तक सुदर्शन नाग हमारी जोड़ी बनी रही। शूटिंग इतनी होती थी कि एक सेट पे सुदर्शन नाग काम कर रहे हैं, तो दूसरे सेट पे मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। कभी ऐसा होता था कि 3 शूटिंग एक साथ निकल आई, तो हम प्रवीण भट्ट को बुला लिया करते थे, W.B. राव को बुला लिया करते थे, और इस तरह चलता रहा काम।
मैं अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म भी करता रहता था बीच बीच में। तो मैंने बहुत सारी असरानी के साथ 4-5 गुजराती फिल्में भी की। एक कन्नड़ पिक्चर की साधु मेहर के साथ, एक उड़िया फिल्म की, हरिद्वार में जाके एक शाकुंभरी माँ फिल्म शूट किया। जबलपुर में जाके मैंने पहली बुंदेलखंडी फिल्म की शूटिंग किया। वृंदावन में जाके हमने ब्रजभूमि की शूटिंग किया, जिसका संगीत रविंद्र जैन ने किया था, गीत भी उनके थे, और वो फिल्म सुपरहिट हो गई, गोल्डन जुबली हो गई। तो उसके साथ हमारी भी स्पीड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, और इस तरह 1984 तक हमने बहुत सारी फिल्में शूट की। फिर टेलीविज़न आ गया, तो किन्हीं कारणों से मैंने फिल्में छोड़ दी और टेलीविज़न का रुख लिया। और मैं 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए अपने मित्र के यहाँ लंदन चला गया। वो जिस कंपनी में काम करते थे, ही वॉज एन इंजीनियर, और वो कंपनी जो है इक्विपमेंट भी सप्लाई करती थी। तो उन्होंने बोला कि तुम हमारे थ्रू इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीदवाते हैं। जो कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहता है तो उनको लेके आओ हमारे यहाँ, हम उनको इक्विपमेंट दिलाएंगे। तो उस समय में जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, जो फिल्में बनाना चाहते थे या मतलब टेलीविज़न सीरियल बनाना चाहते थे, तो गवर्नमेंट उनको एक लाइसेंस देती थी, इंपोर्ट लाइसेंस। तो बड़ौदा में उनकी एक कंपनी थी, वहाँ पे जाके प्रोड्यूसर को 15 लाख रुपए जमा करना पड़ता था, और 4-6 महीने में जापान से पूरा एक सेट उनके लिए आता था, जिसमें एक कैमरा और एडिटिंग सिस्टम पूरा होता था। वो एक पैकेज था वो। तो हर प्रोड्यूसर को 15 लाख रुपए एडवांस में जमा करना पड़ता था, और 6 महीना 8 महीना वेट करना पड़ता था। मेरे दोस्त ने जो मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने लोगों को समझाया कि भाई पैसे 15 लाख रुपए दे के आप 6 महीना वेट करोगे, मेरे साथ चलो, मैं आपको एक दिन में सामान दिलाता हूँ, बम्बई में आके जितना भी ड्यूटी पेनल्टी जो भी देना है भर दो, और नेक्स्ट डे से जो है यू आर इन बिजनेस। तो लोगों को मेरा आइडिया पसंद आया। मैं हर हफ्ते 15 दिन में उनके साथ लंदन जाता था, लोगों को सामान दिला देता था। वो 15 लाख की जगह सस्ते में ही पड़ता था, ड्यूटी पेनल्टी सब देने के बावजूद। तो टेलीविज़न इंडस्ट्री में आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए सिनेमाटोग्राफर, कैमरामैन। मेरे सहयोगी बहुत सारे लोग मेरे पास आके सीखते भी थे कैमरे के बारे में। तो उस ज़माने में मैं बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के टीवी सीरियल किए, और उस ज़माने में बड़ी फिल्में मैंने करना बंद कर दिया, क्योंकि बड़ी फिल्म बनने में 2-2, 4-4 साल लगता था। तो सिंगल शेड्यूल वाली फिल्में मैं करने लगा। तो मेरी कंडीशन यही होती थी कि पैसे आप कुछ भी दें, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ शूटिंग में आऊँगा। तो इस तरह मैंने बहुत सारी रीजनल फिल्में की। 1997 में संजय खान का सीरियल जय हनुमान करने के लिए मैं उमरगांव चला गया। तो 97 से लेकर 2000 तक मैंने 182 एपिसोड जय हनुमान के शूट किया। फिर संजय खान ने 3 महीने का ब्रेक दे दिया। तो ये सोच के कि अब ब्रेक के बाद हमारी शूटिंग होगी, तो मैंने कोई दूसरा काम ढूंढा ही नहीं। लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने फिर बोल दिया 3 महीना और बाद में करेंगे। तो इस तरह बहुत 1 साल मेरा ऐसे ही गुजर गया। तो मैं छुटपुट बम्बई में काम करता रहा। जब मैं अपने मित्रों के पास मिलने जाता था, तो एक दिन मैं धीरज कुमार के ऑफिस में चला गया। तो वो मुझे देख के घबरा गया, बोले तुम जिंदा हो? तो मैंने कहा
तो 3 साल से वहाँ लगा हुआ था। बोले कोई बात नहीं, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो विल डू इट।